तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, जो कि 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन वो 12वीं शताब्दी की बात है, जब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी हुआ करते थे। कुछ इतिहासकारों के मुकाबले बताया जाता है कि उस समय दिल्ली में बहुत अधिक खजाना हुआ करता था। जब भारत में पहली बार तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी 1000 ईडी में भारत आए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं महमूद गजनी के बारे में, जिसने भारत पर इतिहास में सबसे अधिक बार आक्रमण किया है। क्या आप लोगों को पता है गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, जो कि इतिहास के मुताबिक सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया गया है। दोस्तों, उस समय का ये सबसे क्रूर शासक हुआ करता था, जिसने भारत के सभी मंदिरों को लूटा। जैसे बात कर लेते हैं सोमनाथ मंदिर, उज्जैन मंदिर, महाकोट मंदिर और मथुरा मंदिर आदि मंदिरों को इसने लूटा। भारत में इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इन्हीं चीजों पे रहने वाला है कि कब गजनी भारत में आया था और कैसे कैसे पृथ्वीराज चौहान और गजनी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। तो आज के इस वीडियो में मैं पृथ्वीराज चौहान जी की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। तो चलो बिना कोई देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, जो कि बहुत महान व बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उस समय की बात है जब दिल्ली पे मोहम्मद गोरी आक्रमण करने के लिए आता है। अब बात कर लेते हैं साल 1191 एडी की, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान जी के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी और मोहम्मद गोरी के बीच एक घमासान सा युद्ध होता है, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रचलित युद्ध माना जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान जी हराकर अपना बंदी बना लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के सामने गोरी अपने प्राणों की भीख मांगता है और कहता है, महाराज, मैं दिल्ली क्या भारत की तरफ भी नजर उठाकर नहीं देखूंगा, कृपया मुझे इस बार छोड़ दिया जाए। मोहम्मद गोरी के बहुत निवेदन करने पर पृथ्वीराज चौहान जी उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम भारतवर्ष की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना, हम तुम्हें यहाँ से रिहा करते हैं। लेकिन गजनी की आंखों में बदला और पैसों की लालच थी, जो कि दिल्ली में बहुत सारा धन था, उसके बारे में गजनी दिन और रात सोचता रहता था। वह अपने देश गजनी भले ही वापस चला गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी दिल्ली के खजाने का लालच भरा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जी से जलने वाले विदेशी ही नहीं बल्कि अपने कुछ भारतीय राजा भी हुआ करते थे, जैसे कन्नौज के राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी से बहुत जलते थे, लेकिन उनसे युद्ध करने का इनमें साहस नहीं था। एक दिन की बात है जब जयचंद अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर रचते हैं, लेकिन उस स्वयंवर में भारत के सभी राजाओं को बुलाया जाता है, केवल पृथ्वीराज चौहान जी को छोड़कर। जब यह बात संयुक्ता को पता चलती है तो संयुक्ता अपने पिताजी से कहती हैं, पिताजी, मैं पहले ही पृथ्वीराज चौहान जी को अपना वर मान चुकी। संयुक्ता की ये बातें सुनकर जयचंद और भी क्रोधित होता है और अपने सेनापति से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान जी का पुतला दरबार के बाहर लगा दिया जाए, जिससे आने वाले सभी राजाओं को ये पता चले कि पृथ्वीराज चौहान जी उनका द्वारपाल है। इन सब घटनाओं को लेकर संयुक्ता एक पत्र पृथ्वीराज चौहान जी के लिए लिखती है, जिस पत्र में सारी घटनाओं का जिक्र होता है और साथ साथ उन्हें स्वयंवर में आने का निमंत्रण भी देती है। जब यह पत्र पृथ्वीराज चौहान जी के पास पहुंचता है तो इस पत्र को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान जी बहुत क्रोधित होते हैं और स्वयंवर में जाने का निर्णय लेते हैं। स्वयंवर के दिन जब सभी राजा महाराजा स्वयंवर में उपस्थित होते हैं, जब संयुक्ता माला पहनाने के लिए आगे बढ़ती है तो वह सभी राजा महाराजाओं को पीछे छोड़ देती है और जो पुतला पृथ्वीराज चौहान जी का जयचंद ने बनवाया था उसको माला पहना देती है। ये सब घटनाओं को देखकर सभी राजा महाराजा संकुचित रह जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर पृथ्वीराज चौहान जी आ जाते हैं और जयचंद से कहते हैं कि संयुक्ता ने मेरे पुतले को माला पहनाई, इस वजह से ये मेरी पत्नी हुई। अगर किसी भी सम्राट में ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए। ऐसे प्रवचन देके पृथ्वीराज चौहान जी संयुक्ता को लेकर चले जाते हैं। जब भरी सभा में जयचंद का अपमान होता है तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान जी से बदला लेने की बात सोच लेते हैं। इस बात से उनका सेनापति यह कहता है, महाराज,
पृथ्वीराज चौहान जी से जीतना हमारे बस की बात नहीं। इस बात को सुनकर जयचंद कहता है, मैं मोहम्मद गोरी से मदद लेने जाऊंगा और उनसे संधि कर पृथ्वीराज चौहान जी को नष्ट कर दूंगा। कुछ समय बाद गोरी के पास जयचंद का सेनापति संधि का प्रस्तावना लेकर जाता है, लेकिन मोहम्मद गोरी जो कि पृथ्वीराज चौहान जी से पहले भी हार गया था, वो इस युद्ध को करने से मना कर देता है। जब जयचंद कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान की सारी कमजोरियां तुम्हें बताऊंगा और अपनी सेना भी साथ साथ तुम्हें दूंगा, यह बात सुनकर गोरी के मन में एक लालच आता है और वो सोचता है इससे एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं। मैं पृथ्वीराज चौहान जी को भी पराजित कर दूंगा और दिल्ली का खजाना भी लूट लूंगा। यह सोचते हुए मोहम्मद गोरी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। अब समय आता है 1192 एडी, जब मोहम्मद गोरी ने जयचंद से संधि कर पृथ्वीराज चौहान जी पर हमला बोल दिया। यह हमला दिल्ली के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। हालांकि पृथ्वीराज चौहान जी बहुत ही डटकर मोहम्मद गोरी का सामना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसकी कमजोरी उसके दुश्मन को पता चल जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसी का फायदा उठाकर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित कर देता है और उन्हें बंदी बना देता है। इस युद्ध को तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जब जयचंद युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ था तो उसके मन में एक ख्याल आया, अगर पृथ्वीराज चौहान जी हार गए तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। इन्हीं बातों को सोचकर जयचंद रास्ता बदल लेते हैं और स्थल भूमि में ही मोहम्मद गोरी का साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी जीत जाता है, क्योंकि उनकी कमी, पृथ्वीराज चौहान जी की सारी कमियां उसको पता थी। जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी अपने देश गजनी वापस ले जाता है। इन सब घटनाओं के आगे की जानकारी पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में है, जो कि चंद्रवरदाई ने ये पुस्तक लिखी थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि हुआ करते थे। कुछ समय बाद जब मोहम्मद गोरी को यह एहसास होता है कि जयचंद हमारे युद्ध में हमारा साथ छोड़कर पहले ही भाग गया, तो 1194 एडी में मोहम्मद गोरी जयचंद पर हमला बोल देता है, जिस युद्ध को चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जयचंद का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर हो जाती है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना होने का सबसे बड़ा कारण है जयचंद। अगर जयचंद पृथ्वीराज चौहान जी से गद्दारी न करता तो आज शायद मुगल शासन दिल्ली में ना होता। इसी कारण भारत में जयचंद को देशद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले हमारे देश के देशद्रोही कौन थे और कैसे कैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी मोहम्मद गोरी के सामने पराजित हो गए। तो आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए ऐसे ही ज्ञान भरी बातें, कुछ सीखें और किन्हीं लोगों को सिखाएं।